Hello friends, my name is जितेंद्र कुमार देवांगन. टुडे आई एम डिस्कसिंग रेस्पिरेशन. तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है रेस्पिरेशन. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, इसके बारे में किए थे डिस्कस न्यूट्रिशन के बारे में कि डाइजेशन कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे. तो अभी पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किए थे उसको उससे हमको एनर्जी कैसे मिलता है इसके बारे में डिस्कस किए. पिछली क्लास में ये बात किए थे हम लोग, क्या बात किए थे भाई कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका करते हैं हम लोग डाइजेशन करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ते हैं तो किससे टूटता है, ये ग्लूकोज में, है ना. किसमें टूटता है, ग्लूकोज में. उसी प्रकार और था अपना प्रोटीन था, है ना, प्रोटीन था. इसको तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, ये अमाइनो एसिड में टूटता है. ठीक है. उसी प्रकार जो फैट होता है वो भी किसमें टूटता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है. तो ये जो हमको मिला था, क्या मिला था, सिंपल मॉलिक्यूल, क्या पर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है. तो ये किसमें भाग लेते हैं, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पिरेशन. तो इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमको इसको तोड़ना पड़ता है. इसको और क्या तोड़ेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तोड़ेंगे. तो लास्ट में मतलब बोल सकते कंप्लीटली जब डिवीजन हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इसका, तो लास्ट में हमको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्राप्त होगा. तो और इससे क्या मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा. अभी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा तो हमको कितना एनर्जी मिलता है, 38 एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का फॉर्म में मिलता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है. ठीक. अब इसके बारे में एक को डिस्कस करते हैं कि होता क्या है. तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, रेस्पिरेशन का मीनिंग भी लिखा हूँ. देखो, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन लिविंग सेल इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन. मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं. ग्लूकोज को ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को क्या करूंगा मैं, तो इस ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसको मैं तोड़ता हूँ तो जिससे क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है. उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड को करते हैं जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. डाइजेशन से एनर्जी नहीं मिलता. ठीक. अब बात करते हैं भाई, क्या बात करेंगे, जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप होते हैं. ठीक है. रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं भाई. इसमें कितने भाग में, 2 भाग में. एक होता है एरोबिक, और दूसरा होता है एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन कहीं होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब एरोबिक कब होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा. कैसा होगा, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब अब्सेंस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा. अब यहाँ पर फूड, जो फूड है अपने मेरे पास, यहाँ पर क्या है, फूड यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के यहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता. क्या होता है, कंप्लीट, सॉरी, इसमें क्या होता है, एरोबिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एरोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीटली कंबस्शन होता है. क्या होता है, कंप्लीटली कंबस्शन होता है. कंप्लीटली कंबस्शन मतलब ये फाइनली जो ग्लूकोज होता है, अपना वो क्या देते हैं, टूट जाता है. किसमें जाता है, CO2, और क्या बना लेता है भाई, वाटर प्लस एनर्जी बना लेता है. ठीक. प्लस इसमें क्या होता है, कंप्लीटली कंबस्शन नहीं होता है. इसमें कंप्लीटली कंबस्शन नहीं होता है, मतलब और क्या बना लेता है भाई, कुछ अदर प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बना लेते हैं, जैसे एथेनॉल बना लेता है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब किस ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, इस कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना लेता है, एथेनॉल बनाते हैं. वाटर यहाँ पर रिलीज, मतलब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होता है. इसमें कम होता है. इसमें कितना एटीपी निकलता है, 38 एटीपी बनता है. इसमें कितना एटीपी बनता है भाई, 2 एटीपी बनता है. कितना, 2 एटीपी यहाँ पर बनता है. तो इस प्रकार से इसको एरोबिक, एनारोबिक हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद ये हो गया अपना, है ना, ये हो गया रेस्पिरेशन की क्या होता है. अब अलग अलग देखते हैं कि इसका प्रोसेस, एनर्जी पूरा फाइनली कैसे निकलता है ना. आपको बुक में भी दिया है कैसे निकालते हैं, ये होता है. तो
तो अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि ग्लूकोज का डिवीजन कैसे होता है, ग्लूकोज के थ्रू हमको एनर्जी मिलता है तो कैसे मिलता है, तो इसका डिवीजन कैसे होता है और उससे एनर्जी हमको कैसे मिलती है, इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, एक पहले ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, हमको ये पता है भाई, ग्लूकोज का फार्मूला भी पता है, क्या होता है C6H12O6 ये होता है। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, एक साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, उस साइकिल का नाम क्या है बच्चों, क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, क्या होना, ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक डाउन होना, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से जो हमको एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम तो डिटेल में तो 11 में पढ़ते हैं, पर अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पार्टिसिपेट करता है कौन, ग्लूकोज, और ये कहाँ होता है, ये सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लूकोज का क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे हमको क्या मिलता है बच्चों, पायरुविक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, पायरुविक एसिड मिलता है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये याद रखेंगे। तो क्या होता है, कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, वहां से मेरे को 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड मिलते हैं, उसका क्या नाम है, 2 कंपाउंड मिलते हैं 3 कार्बन, उसका नाम है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जो बनता है बच्चों, ये होता है, देखो ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है, मतलब ये दोनों में होता है ना बच्चों, दोनों में होगा, ये कॉमन पाथवे होता है, दोनों में एनारोबिक हो रहा है चाहे एरोबिक रहा है, दोनों में ये पाथवे कॉमन रहता है। लेकिन इसके बाद जो पायरुविक एसिड होता है, उसके बाद इसका और क्या होगा, देखो यहाँ से कुछ अमाउंट में तो एनर्जी निकलेगा, यहाँ से कुछ अमाउंट में यहाँ पर क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो पूरा अभी एनर्जी नहीं निकलता, मैं बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी निकलता है, तो कैसे निकलेगा, अब देखते हैं इसका। पायरुविक एसिड पहले पार्टिसिपेट किसमें करता है, चलो हम देखते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं है तब ये इस पायरुविक एसिड का क्या होता है, तो फर्मेंटेशन, आप नाम सुने होंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता क्या है, जब क्या करते हैं हम लोग ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अवशेष में हम लोग क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल, या इसको बोलते हैं एल्कोहल, जो कैसा कंपाउंड होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और हमको क्या मिलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलता है। तो हमको ये इसके बारे में बात किए थे। एक अब हो रहा है, देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है तब की कंडीशन, तो क्या बनता है, कंपाउंड एथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलता है। अच्छा भाई, ये भी समझ आ गया। दूसरा सेंटर वालों को बाद देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पर होगा, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है इसी प्रकार, है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो पायरुविक एसिड प्राप्त हुआ है हमको, वो कहाँ जाता है, अब इंटर कहाँ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इस पायरुविक एसिड का एक प्रकार से बोल सकते हैं ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन होता है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन। और कंप्लीट ब्रेकडाउन इस ग्लूकोज का करता हूं मैं, तो क्या प्राप्त होता है, मैं बताया था अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और एनर्जी मिल जाएगा मेरे को, क्या मिल जाएगा, एनर्जी मेरे को मिल जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ से पायरुविक एसिड बना है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, उसके बाद पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बना है, एनर्जी। तो इन तीनों प्रोसेस में यहाँ पर क्या बनता है, 38 एटीपी मिलता है। ये एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलता है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में मिलता है, ये याद रखें, किसके फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। अच्छा भाई, ये भी समझ गया, मेरे को 38 एटीपी मिल गया। अभी बीच वाला कंडीशन क्या है, बीच वाला कंडीशन क्या लिखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का अभाव, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ऑक्सीजन तो है पर उसकी कमी, जैसे हमारे मसल्स में, मसल में कब, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग करते हैं, दौड़ते भागते हैं या कुछ खेल खेलते हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं थक जाते हैं, है ना, तो हमको क्या होता है, दर्द महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग ओवर, मतलब क्या बोलते हैं, अधिक काम करते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं उससे अधिक काम करते हैं, तो हमारे मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए रहता है उतना हमको मिल नहीं पाता, इसको, हमारे मसल्स को। तो उस टाइम क्या करते हैं, मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो उस कंडीशन में पायरुविक एसिड होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है। तो हम लोग तीनों कंडीशन समझ गए। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है,
लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। इसमें कितना एटीपी बनता है बताया था 2 एटीपी, इसमें बनता है 38 एटीपी बनता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसमें 38 एटीपी बनता है। इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में C2H5OH प्लस C2 प्लस एनर्जी मिलता है। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट कंबशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी डिस्कस करके हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। ओके चलो, हाँ अब ये देखते हैं कि होता क्या है। अब क्या होता है देखते हैं कि अब प्लांट भी क्या रेस्पिरेशन करते हैं। क्या होता है, प्लांट जो होता है अपना वो भी क्या रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। ये पता रहना चाहिए कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। तो यस क्या करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ क्या करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं भाई, तभी तो वहां से फूड मिलता है और हम लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये तो पता है, लेकिन रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट। जैसे मैं एक प्लांट बनाया, ठीक, ये हो गया इसका एक प्लांट हो गया भाई, कुछ भी प्लांट ले लेते हैं, हाँ कुछ भी प्लांट ले लेते हैं भाई। हाँ ये हो गया प्लांट हो गया, इसका ये रूट हो गया भाई, है ना, ये उसका लीफ हो गया, ये हो गया इसका स्टेम हो गया। हाँ अब देखते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन करता है। तो यस कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग जानते हैं, मतलब एक तो ले लेते हैं डे में लेते हैं। क्या होता है इधर डे में मतलब दिन के समय देखते हैं, और एक देखते हैं नाइट में, है ना। क्या होता है नाइट में, दिन और रात की कंडीशन लेके हम लोग जानते हैं डे की कंडीशन में सनलाइट होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता करता है भाई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये पता है हम लोगों को, ठीक है, ये चीज पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, नीचे से वो उसको वाटर मिल जाता है और दोनों कंबाइन होकर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं, और वाटर को बना लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। क्या भोजन बनाते हैं भाई, C6H12O6 ग्लूकोज बना लेते हैं, ये पता है। लेकिन प्लांट तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कब करता है, सिर्फ डे में करता है। फोटोसिंथेसिस कब करता है, सिर्फ डे में, क्योंकि दिन में क्या होता है सनलाइट होता है, रात में नहीं होता सनलाइट, है ना। लेकिन रेस्पिरेशन के कंडीशन अलग होता है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो दोनों टाइम करते हैं। दोनों टाइम मतलब हो जाए तो ये तो डे में भी करता है एंड नाइट में भी करता है। मतलब दिन के समय भी वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर करना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेंगे दिन और रात दोनों में, है ना, दिन और रात दोनों में करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो ये जो CO2 प्लांट के द्वारा बाहर निकलता है, CO2 के द्वारा CO2 क्या करता है, बाहर रिलीज करता है कौन, प्लांट। ये CO2 का उपयोग ना क्या कर लेते हैं, दिन में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इसको CO2 चाहिए होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 कहाँ से लेता है, ये जब रेस्पिरेशन करता है तो CO2 बाहर रिलीज करता है। तो क्या करता है, इसी CO2 को वो क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस केवल डे में, मतलब दिन के समय क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में करते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन करते हैं, दिन और रात दोनों। तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसी कारण बोलते हैं, इसी कारण बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए भाई, हम रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये बोलते हैं। जैसे कोई भी हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में कई लोग गुलदस्ता लेके जाते हैं, हाँ, तो उसको पेशेंट के पास नहीं रखते, क्यों, क्योंकि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, वहां पर पेशेंट के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा वो। ठीक है, इस कारण ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इस कारण उसको नहीं लेके जाते हैं। ठीक, इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक हो गया, अब इसको मिटाते हैं भाई। प्लांट में हो गया, प्लांट में चलो रेस्पिरेशन होता है ना, प्लांट में होता है, ये पता चल गया हमको। अब देखते हैं हम लोग किसमें देखते हैं भाई, फिश में देख लेते हैं भाई, मछली, है ना, फिश में देख लेते हैं, जो अपना मछली होता है उसमें देखते हैं कि क्या मछली भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, है ना। जैसे इस मछली का हम लोग नॉर्मली डायग्राम बना लेते हैं भाई, ऐसे ही रफली डायग्राम। ठीक, ये उसकी सुंदर सी आंखें, है ना, ये उसकी सुंदर सी आंखें है भाई, ये ठीक है, ये इसका माउथ है, हाँ
ये क्या उसका माउथ है, ये उसका क्या है, गिल्स है। गिल्स उसका ऑर्गन है, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं ना, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। अब देखे होगे आप लोग मछली को देखे होगे, जो होता है क्या होता है, फिश होता है, उसको देखे होगे। कब देखे होगे, कहीं तालाब हो, नदी हो, कहीं पर देखे होगे कि मछली क्या होते हैं, पानी को कैसे करती है, ऐसे माउथ के थ्रू ऐसे ऐसे करते रहते हैं, माउथ को हमेशा अप डाउन मतलब बंद चालू करते ही रहते हैं। तो ये क्या करता है उस टाइम ना, ये ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन कैसे लेता है, जो वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, वो क्या होता है, जो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, उसमें बाहर से एटमॉस्फेयर का वो ऑक्सीजन नहीं लेता वो, ठीक है। ये क्या लेता है, जो वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है उसको क्या करता है, अंदर लेता है, ठीक है। अब ये अंदर लिया और कहाँ गया, गिल्स में गया। किसमें गया, गिल्स में गया। अब गिल्स को जैसे हमारे में लंग्स में जाता है, उस प्रकार इसमें क्या जाता है, गिल्स में जाता है। और यहाँ से जब प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस गिल्स के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब माउथ के थ्रू अंदर आते, मतलब जितना ज्यादा करेंगे, जितना अप डाउन करेंगे, माउथ को जितना बंद चालू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसका होता है, किसके माध्यम से होता है, गिल्स का। तो मछली भी, जो फिश होता है, वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना फिश का, हो गया भाई, है ना, ये हो गया हम फिश के समझ लिए। अब हम लोग मेन समझेंगे ह्यूमन का, समझेंगे ह्यूमन बीइंग का, समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, कितना होता है ह्यूमन बीइंग में, देखते हैं पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम आप लोग को अब बनाना है भाई, डायग्राम, हाँ डायग्राम बनाना है, तो बनाइए चलिए। हाँ, तो ये है भाई अपना, किसका है, ये ह्यूमन का है, लंग्स है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन में कैसे होता है, और ह्यूमन बीइंग में हमारे में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो ये हो गया, मैं रफली डायग्राम बना हूँ, ये है उसका हमारा लंग्स है, ठीक है। इधर 3 चैम्बर होते हैं, इधर 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इधर 2 चैम्बर। ये देखो, इसमें इसको किसको क्या क्या चीज बोलते हैं ये पता रहना चाहिए। जैसे ये माउथ के लिए क्या है, एयर है, जैसे माउथ के थ्रू भी लेते हैं एयर, है ना, ये है। इधर नोज के थ्रू है, नोज के थ्रू ज्यादातर हम लेते हैं कि इधर से है, नोज से लेते हैं। इमरजेंसी कंडीशन हो गया तो माउथ से भी लेते हैं, ठीक है। अब इधर एयर कहाँ से ले रहे हैं, नोज के थ्रू ले रहे हैं, तो नोज में होता है कुछ हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, है ना। माउथ नोज में क्या होता है, कुछ हेयर पाए जाते हैं। अब ये हेयर का बहुत ही सिग्निफिकेंस, बहुत ही यूजफुल है, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही एयर में कुछ धूल पार्टिकल कण होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, धूल हो सकते हैं, तो डस्ट होते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या करता है, रोक देता है, ताकि वहां से फिल्टर होके जाता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो फिल्टर होके अंदर इंटर करता है, फिल्टर होकर क्या करता है, अंदर इंटर करता है। इस कारण ये हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अब देखो वहां से आया, अब उसके बाद एक कॉमन पाथवे होता है भोजन का और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब देखो ये तो आगे ना, ये जो भोजन वाला मार्ग आता है आगे जाकर ऐसे, ये तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल बना लेता है, यहीं पर एक जगह होता है वो खुलता है, किसमें खुलता है वो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खुलता है। अब ये मैं कल भी बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्या बताया था कि एक एक वो होता है, क्या होता है, फ्लैप होता है। फ्लैप होता है मतलब कैसे, कि जो ये भोजन, जो जैसे ये भोजन है, ये ग्रीन में बना रहा हूँ, है ना, ये है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, ये है एलिमेंट्री कैनाल के लिए। अब यहीं से ओपनिंग होता है, या अगर यहीं से ओपनिंग होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ना रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम, या फिर खाना खाते हैं उस टाइम, तो खाना खाते हैं उस टाइम क्या होता है, एक फ्लैप यहाँ पर रहता है, एक फ्लैप रहता है, हम उसको बोलते हैं इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस। तो ये जो फ्लैप होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऐसे ढक देता है, मतलब एक जो यहाँ पर जो खुला हुआ है वो क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने के कारण खाना रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर नहीं कर पाता, तो खाना अपना जाता है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, मतलब इसोफेगस होते हुए स्टमक में चला जाता है, तो ये उधर नहीं जाता है ना। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब इसकी बात तो नहीं करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछले में बात कर चुके हैं भाई। अब ये होता है ट्रैकिया, होता है बीच में, क्या होता है ऐसे, ये होता है ट्रैकिया, क्या होता है, ट्रैकिया। इसमें एक ना सी शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सी शेप स्ट्रक्चर मतलब ना, जैसे ट्यूब है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसको पिचक मत जाए, मतलब ऐसे, मतलब बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मत हो जाए, है ना, पिचक मत जाए, इस कारण है इसमें सी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाए। जैसे ऐसे ऑक्सीजन हम लोग अंदर कैसे कर रहे हैं, ले रहे हैं,
है ना, तो क्या हो रहा है उस टाइम चिपक मत जाए, मतलब जो ये होता है ऐसे पिचक मत जाए, इस कारण यहाँ पर एक सी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब उसके बाद ये आगे चलकर दो भाग में डिवाइड होता है, ये होता है दो भाग में डिवाइड होता है। इन दो को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और इस ब्रोंकाई आगे चलकर फिर से फर्दर डिवाइड होता है, मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं, ब्रांच बनते जाता है। ब्रांच क्या होता है, ऐसे बनते ही जाता है, बनते ही जाता है। तो ये जो ब्रांच बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोस। अब जितने ज्यादा यहाँ पर ब्रांच बनते जाएंगे, ब्रांच बनते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देंगे। कैसे, इसके यहाँ पर यहाँ से सीधा डिवाइड है उसको प्राइमरी ब्रोंकियोस, उसके बाद फिर और डिवाइड होगा सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकियोस, ऐसे। तो फाइनली जो अपना लास्ट में होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एल्वुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एल्वुलाई बोलते हैं। ये एल्वुलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एल्वुलाई का रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रोल किसमें है, क्योंकि ये ना मेन एरिया होता है, मेन साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैस का। एक्सचेंज ऑफ मेन साइट बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मेन साइट एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना। ठीक, तो एक्सचेंज ऑफ गैस का ना मेन साइट होता है, मतलब यहीं पर एक्सचेंज होता है गैस। जो हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वो, और जो बॉडी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो, तो दोनों का एक्सचेंज यहीं पर होता है। कार्बन जो क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर से जो हमको ऑक्सीजन मिला है वो कहाँ जाता है, यहाँ से आते हुए कहाँ पर जाता है, ब्लड में जाता है। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाता है, इसके अंदर जाता है, और इसके थ्रू फिर बाहर हम लोग क्या करते हैं, इन्हें एक्सहेलन बोलते हैं उसको, उसके थ्रू हम उसको बाहर करते हैं। तो ये तो हो गया भाई अपन नॉर्मल डायग्राम हो गया किसका, ह्यूमन का। तो इसमें दो प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग करते हैं ना हम लोग। रेस्पिरेशन का मतलब अलग होता है, ब्रीथिंग का अलग होता है। रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है, जो फूड है या जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करना। अब ब्रीथिंग अलग होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, अलग होता है भाई, है ना, याद रखेंगे, ब्रीथिंग अलग होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग ये होता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। मतलब इनहेलन एक होता है, इनहेलन और एक होता है एक्सहेलन। ठीक है, इनहेलन और एक्सहेलन। इनहेलन मतलब ऑक्सीजन को लेना, ऐसे लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब जब अंदर में क्या होगा, गैस भर गया, अब उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड बैठेंगे उसको बाहर निकालेंगे, तो उसको छोड़ना पड़े, तो उसको निकाल, मतलब लेने के प्रोसेस, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अगर हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एक्सहेलन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में दो प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, दो प्रोसेस। ठीक है, इधर से इसको मिटा रहा हूँ, कैसे काम करता है। इनहेलन में क्या होता है, इनहेलन या इनहेलेशन बोल सकते हैं, उसमें काम क्या करता है। इनहेलन कब होगा, जब हमारा जो लंग्स का जो प्रेशर है, लंग का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर है वहां का प्रेशर से यदि लंग का प्रेशर क्या है, कम है ना, अपना लंग्स का प्रेशर क्या है, लंग्स का प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए। इनहेलन की कंडीशन है ना, जब ऑक्सीजन लेना है किस कंडीशन में, तो लंग्स का प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई टू लो करेगा। तो वह जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर आता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स क्या आता है, तो चेस्ट का, जैसे ऑक्सीजन के लिए तो चेस्ट का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट का साइज क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। और इस कंडीशन में जो अपना डायफ्राम होता है, जो लंग्स के नीचे में पाया जाता है, डायफ्राम यहाँ पर पाया जाता है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो डायफ्राम होते हैं, हाँ, जो डायफ्राम होते हैं वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये याद रखना है ना कि किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किस कंडीशन में रिलैक्स होगा, ये पता रहना चाहिए। तो इनहेलेशन की कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक को प्रेशर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लंग्स प्रेशर को कम होना चाहिए। ठीक, और उससे क्या होता है, फिर ऑक्सीजन अंदर आता है तो चेस्ट का साइज क्या हो जाता है, अपना बढ़ जाता है। और क्या होता है, डायफ्राम का जो होता है वो साइज होता है, कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे चेस्ट का साइज अपना बढ़ जाता है। ठीक है, रिब्स का साइज आगे ऐसा आते हैं तो आगे आ जाता है ना, वही है। तो ये होता है इनहेलन की कंडीशन। अब एक्सहेलन कैसा होता है, नोट डाउन करते जाएंगे। एक्सहेलन की कंडीशन कैसा होता है,
एक्सेलन में कैसा होता है भाई, एक्सेलन में होता है जस्ट अपोजिट होगा इसमें। अब मतलब अब जब ऑक्सीजन को तो ले लिया, अब इसे छोड़ना है ना, तो अंदर में आप ऐसे लिए तो अंदर में अब क्या बन गया, प्रेशर बन गया, क्या है लंग्स के अंदर क्या बन गया, प्रेशर बन गया। तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है हमारा लंग्स का प्रेशर, मतलब लंग्स का प्रेशर बोले जाए, लंग्स का प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब की कंडीशन कब तब होगा, क्या होगा, एक्सेलन होगा। ठीक है, एक्सेलन कब होगा, जब लंग्स का प्रेशर क्या हो जाए, अधिक हो जाए, सेकंड कंडीशन। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे हम लोग, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक, बाहर निकाल देंगे। और चेस्ट का साइज क्या हो जाएगा भाई, चेस्ट का साइज क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले नॉर्मल है अपना वैसा फिर से हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा अपना, कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो। तो इस प्रकार से ये इनहेलन और एक्सहेलन का प्रोसेस चलता है। तो इस प्रकार से अपना मेन साइट होता है। तो अब ये तो हो गया कि इनहेलन हो गया, एक्सहेलन हो गया भाई, है ना, इनहेलन एक्सहेलन हो गया। अब देखते हैं इसमें, ये देखते हैं, क्या देखते हैं, एक मिनट, अब ये देखते हैं भाई कैसे मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है पूरा, तो कैसे होता है ना, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहला स्टेप होता है इसमें, क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब ले रहे हैं अभी, क्या ले रहे हैं अभी, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, है ना, कहाँ पर आया, एल्वोलाई में आया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एल्वोलाई और ब्लड के बीच क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। अब क्या होगा, एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा, मतलब गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। एल्वोलाई एंड किसके बीच होगा, ब्लड के बीच क्या हो जाएगा भाई, गैस एक्सचेंज होगा। थर्ड पॉइंट, अब ये ब्लड, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में चला गया, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई हमारे ऑर्गन के पास जाएगा, कहाँ पर जाएगा भाई, ऑर्गन के पास जाएगा। तो O2 कहाँ पर जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, ठीक, कहाँ जाएगा, ऑर्गन में जाएगा। अब ये ऑर्गन में जो हमारा हर ऑर्गन में क्या होता है, टिश्यू से मिलकर बनाता है, और टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर। अब सेल्स भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते रहते हैं, है ना, सेल्स भी अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब क्या होगा, इस O2 सेल्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो इस O2 जो आ रहा है ब्लड के थ्रू, वो और किसके बीच, सेल्स के बीच, मतलब बोल सकते हैं ब्लड एंड सेल्स के बीच क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज, ठीक, किसके बीच, देखो पहला है अपना क्या होगा, पहला तो ब्रीथिंग कर लिया भाई। अब एल्वोलाई एंड ब्लड स्ट्रीम के बीच क्या हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर। अब ये O2 हम ले लिया, वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड के थ्रू ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन में जाने के बाद ये ब्लड के यहाँ जाता है, सेल्स में जाता है, सेल्स के बीच में गैस एक्सचेंज, ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक। अब ये ब्रीथिंग तो हो गया, हम लोग समझ रहे हैं, ब्रीथिंग भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, ब्रीथिंग भी समझ रहे हैं कि क्या है। अभी जब एल्वोलाई से ब्लड में आता है, ब्लड क्या आता है, ऑक्सीजन, ब्लड में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ब्लड में आता है, क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तब क्या होता है, इस ब्लड का कैसे, मतलब ब्लड के थ्रू ही कैसे बाइंडिंग करते हैं, मतलब किसे कैसे जाते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैसे जाते हैं। तो ब्लड में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसमें पाया जाता है भाई, इसमें पाया जाता है। रेड क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ये क्या होता है, पिगमेंट होता है भाई, है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है उसको क्या करता है, बाइंड करता है, मतलब इससे जुड़ता है, और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बना देता है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना देता है, ऑक्सी। तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होता है, ब्लड में, ब्लड से क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, और इसी फॉर्म में ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, सेल्स के पास जाता है, और वहां पर जाकर हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक।
और वहाँ पर फिर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके यहाँ हीमोग्लोबिन है वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस, ये चलता है ह्यूमन में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, इस प्रकार से ये पूरा अपना ये ह्यूमन में कैसा रेस्पिरेशन होता है, ये अपना पूरा कंप्लीट होता है कि कैसा इस प्रकार से होता है। ठीक, समझ आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद मतलब जो ब्लड है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है पूरा ऑल ओवर बॉडी में, तो इसके सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना देखो कि मतलब समझ आया कि नहीं ये बताइए। अगर समझ आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय।